अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं? देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, सही है। कौन कौन से होंगे? पहला तो सिंपल है। पहला सिंपल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक और है, कौन सा है? नॉर्मल। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे सब पे सब। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या कहता है कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या कहता है? ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो हमें दो चीजों पर ध्यान देना है यहाँ पे। क्या क्या? रेशियो साइन ऑफ है इतना और साइन ऑफ ये, और ये कांस्टेंट तो है। तो क्या बनेगा ये? अगर मैं लेता हूं ये साइन ऑफ आई, यानी कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये बोलता है सेकंड लॉ। ठीक है, और इसी सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्स लॉ। ठीक, कौन सा लॉ? सिल्स लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आई है, यहां से ध्यान समझना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना आपको, और अपने फ्रेंड्स तक को ये चीजें शेयर कर देना, वो भी शायद कुछ सीख लें। ठीक है, तो मेरा फ्री एजुकेशन देना काम है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, अभी जो कांस्टेंट फैक्टर है, इसी कांस्टेंट फैक्टर को बोल देते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक। चीजें समझ के चलो, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार चीजें समझ लोगे तो अपने आप करोगे। सारे चीज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कभी नहीं भूलोगे, फिर कभी नहीं भूलोगे। क्रैम करोगे तो भूल जाओगे। इसी कांस्टेंट को बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से और एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं म्यू से बात करूं तो ये आईसीएससी में डिनोटेशन है इसका, बहुत अदर बुक्स में है। ठीक है, सीबीएसई में इसको कैसे कर रखा है? सीबीएसई में इसको एन से डिनोट कर रखा है। तो डिनोटेशन अलग है बस खाली, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू और एन, दोनों में से किसी भी नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे हैं? अब देखो जरा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो देखते हैं। देखो, मैं कहता हूं अगर रे यहां से गई, तो जब भी कभी रे एक मीडियम पे पड़ती है, ठीक है, तो दोनों चीजें होती हैं वहां पे, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। सब ये कुछ रे यहां पे जाएगी और कुछ नॉर्मल बना देते हैं, और कुछ रे अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ऊपर वाली हो गई आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई आपके पास इंसिडेंट रे जो पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपके पास नॉर्मल है। तो जब कभी भी कोई रे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। अब तुम कहोगे सर रिफ्लेक्शन कैसे? रिफ्लेक्शन होगा 10%। ठीक है, रिफ्लेक्शन 10% होगा, लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सही है, और रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा 90%। ठीक है, तो हम फोकस किस पे करते हैं? 90% पे, और इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी रे अगर ट्रेवल करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम, तो पार्शियली इट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली इट इज रिफ्रैक्टेड। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है, तो भाई रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा या रिफ्लेक्शन, दोनों चीजें होंगी। ठीक, मेजोरिटी होगा और माइनॉरिटी होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर हम ये पढ़ते हैं तो। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बाकी दोनों चीजें। ठीक, चलो अब मैं थोड़ा सा इसको यहीं से रब कर देता हूँ ताकि आपको यहीं से चीजें समझाने। तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, चलो जी ये इंस्टेंट हो गई। अब मैं क्या कहता हूं, ये मीडियम वन है, दिस इज मीडियम वन। कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, गैस, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी एक्स वाई जेड। ये क्या है? आपके पास मीडियम टू है, हनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मीडियम वन ये है, मीडियम टू है। मीडियम वन में कौन है? इंसिडेंट रे। मीडियम टू में कौन है? रिफ्लेक्टेड रे। यही एंगल कौन सा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई। नॉर्मल और इसका एंगल कितना हो गया? आर। ठीक, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे कैसे? देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू,
म्यू या फिर एन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और आप एन भी ले सकते हैं। मैं दोनों दोनों लिख देता हूँ एक साथ, ठीक है, ताकि सीबीएसई वाले जो उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, जो आईसीएसई वाले उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। तो म्यू और एन, बाकी चीजें सारी सेम है, बाकी सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी दोनों सेम है, इससे आप बेफिक्र रहें, ठीक। म्यू और एन, मुझे पता है ये किसका रेशियो है, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है, ठीक है। साइन आई कौन से मीडियम का एंगल है सर? साइन आई तो फर्स्ट मीडियम का एंगल है, तो यहाँ क्या आएगा 1, आगे आ जाएगा 1, ठीक। साइन आर कौन से मीडियम का एंगल है? सेकंड मीडियम का। साइन आर तो सर सेकंड मीडियम में लाई कर रहा है, ये आ गया 2 और ये आ गया 2, ठीक है। सिंपल इसको हम बात करें तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं म्यू लिखता हूं, अगर मैं म्यू लिख के चलता हूं, म्यू 12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो जो भी मीडियम में इंसिडेंट रे है वो ऊपर, पहले जो पहले है वो ऊपर, ध्यान रखें, जो बाद में है वो नीचे। बस इस तरीके से आप चीजें थोड़ा सा ट्रिकी वे से आप समझ सकते हैं। यहां पर जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, ठीक है। तो ये होता है लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको बोला भी जाता है क्या, अगर फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे नहीं होती, अगर यही रे नहीं होगी तो रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ऑफ मीडियम टू, ऑफ मीडियम टू, टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड मीडियम का। क्योंकि अगर यही नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहां देखो, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो एक ही मीडियम में जा रही है, अब हुआ ना रिफ्रैक्शन, ये है ये, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिखने का तरीका क्या है, सेकंड मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कोई दिक्कत है, फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे नहीं होगी तो सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। चलो तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, म्यू 12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोशन, ठीक है। यानी कि साइन आई फर्स्ट मीडियम में है और आर सेकंड मीडियम में। अब एक और चीज पढ़ते हैं, अब एक रिलेशनशिप निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे। देखो जी जरा, ये यहाँ इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये ऐसे चले गया, ठीक। तो ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर आपके पास, ठीक है, दो चीज हो गई। अच्छा, जब ये रे यहाँ पे है तो इसकी भी स्पीड भी होगी, ठीक है। मैं सपोज कह रहा हूँ मीडियम 1 यहाँ पे कौन है, एयर है, ये मीडियम 1 है, और सपोज नीचे वाटर है, ये मीडियम 2 है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मीडियम को मैं एयर या वैक्यूम मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड मीडियम को वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, कैरोसिन भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ये सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, इसका कोई हमें फिलहाल अभी आइडिया नहीं है, लेकिन फर्स्ट मीडियम एयर मान के चलना है फिलहाल। दोनों दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पीड होगी इंसिडेंट की, इसमें इसकी भी स्पीड होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं किससे, सी से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम किससे डिनोट होती है, सी से, ठीक है। चलो ये तो होगी सी से डिनोट। नीचे आ जाओ जरा भाई, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, इसको भी सी से डिनोट करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही सी से डिनोट होती है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। तो हम इन सबको किससे डिनोट करते हैं, वी से, ठीक है। किससे, वी से। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम वी वी, ठीक। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है क्या, साइन आई कौन से मीडियम का एंगल है, फर्स्ट मीडियम का। फर्स्ट मीडियम में एंगल स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, सी, ये सी अपॉन साइन आर कौन से मीडियम का एंगल है, साइन आर सर सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, इसको नोट करते हैं हम वी से, उसको नोट करते हैं वी से, तो ये आ गया सी अपॉन वी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो ये है, ये जो स्नेल्स लॉ से मिलता है। एक और फॉर्मूला है म्यू 12 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? एक और फॉर्मूला आ गया, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर मिलेंगे। कैसे, देखो
वन की जगह कौन आएगा, एयर, एयर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, या फिर एयर लिख लो। टू की जगह कौन आएगा, टू की जगह सपोज मैं आपकी टू की जगह वाटर ले लेता हूं, सपोज मैंने वाटर ले लिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 into 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.25 into 10 की पावर 8। ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 3/2.5। ठीक है, इसको भी और कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो एक फॉर्मूला ये लगेगा, एक फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक, चलो अब कुछ लोग पूछेंगे सर अगर ये एयर नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ और हुआ तो उसे भी देख लो फटाफट से। चलो आप, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं, लो एयर हटा दिया हमने, जैसा आपको पसंद लो, हमने लो एयर ही हटा दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक गिलास हटा दिया, बस लो खत्म करो कहानी। एक, अब मैं कहता हूँ ऊपर जो है, ऊपर गिलास है, मीडियम वन, मीडियम टू, इनमें से कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, एक्स वाई जेड, ग्लास हो सकता है, सॉरी ग्लास तो मैंने ऊपर ले लिया, कुछ भी हो सकता है और एक्स वाई जेड। तो अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लेना पड़ेगा, इसको हम लेंगे अब v1, क्योंकि मैंने बताया था अदर मीडियम्स, एयर को छोड़ के जितने भी मीडियम्स हैं हम आप v लेंगे, तो मैंने इसको मान लिया v1, और इनमें क्या हो जाएगा v2। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, इफ इन केस अगर ये आपके पास गिलास है और रे जा रही है वाटर में, सपोज कोई भी ले लो, तो गिलास वाला ऊपर, मैंने बताया था जो पहले वो ऊपर, जो पहले वो ऊपर, जो पहले वो ऊपर यानी कि v1 अपॉन जो बाद में वो नीचे v2। एक फॉर्मूला ये बन जाता है जब आपके पास एक रे एक मीडियम से जा रही हो दूसरे मीडियम में, लेकिन दोनों मीडियम में, दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम एयर नहीं हो, एक ग्लास हो, एक वाटर हो, या फिर एक कुछ भी हो। ठीक है, उस कंडीशन में v1 अपॉन v2, एक ये फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, तो एक फॉर्मूला नंबर 1 तो ये हो गया, एक फॉर्मूला नंबर 2 ये हो गया, एक फॉर्मूला नंबर 3 ये हो गया। सर अगर अगर अदर मीडियम से एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी एक और फॉर्मूला देखो। अब वो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, हमने एक चीज लिखी थी यहाँ पे, म्यू ए, और कोई भी मीडियम हो सकता है, सपोज मीडियम लिख देता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू, मीडियम का मतलब यहाँ पे ए का मतलब एयर है, ए लिख देता हूं मैं, ये गिलास भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है, ये हनी भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक मीडियम लिख दिया, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, लेकिन पहला मीडियम मैंने ए लिया है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या फिर आपको 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा, थोड़ा तो और इजी करता हूँ शायद रिकॉल होने में इजी हो जाए। आप कहोगे सर ये न्यू कहां से आ रहा है, ठीक है, ये न्यू होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा वो कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, कोई दिक्कत। ठीक है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा हाईएस्ट स्टैंडर्ड जाएंगे तो एफ की जगह न्यू यूज होगा। ठीक है, तो यानी कि न्यू और एफ दोनों सेम है, ये भी फ्रीक्वेंसी है और वो भी फ्रीक्वेंसी है, बस वो न्यू वर्जन है। ठीक है, और कुछ नहीं है, न्यू डिनोशन से। ठीक, तो एयर में, अगर मैं एयर में, हमने पढ़ा है सी अपॉन वी फॉर्मूला है सर। ठीक है, जो एयर में क्या हो गया, सी हो गया, मीडियम्स में वी हो गया। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो क्या, सी की जगह पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा ही लगाओ, चलो तुम एफ लेमडा अपॉन। अब एक चीज बताओ, अगर फर्स्ट मीडियम में अगर एयर है, अगर फर्स्ट मीडियम में सपोज एयर है, ठीक है, अगर फर्स्ट मीडियम में एयर है, उसकी कुछ स्पीड भी है, तो जितनी ज्यादा स्पीड है तो वो उतनी दूर तक तो जाएगा, है ना। तो इसकी स्पीड भी तो है, वो कितनी है सी, सी के हिसाब से इसका वेवलेंथ भी तो है। वेवलेंथ मतलब कि क्या देगा आपको, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कि ये रे कितनी दूर तक जा सकती है, तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही ज्यादा डिस्टेंस। ठीक, अब वाटर में आ जाओ नीचे, या कोई भी मीडियम, सेकंड मीडियम, वाटर कुछ भी हो। तो सर इसमें आपने बताया था, इसमें अब इसको हटा देते, इसमें आपने v बताया था भाई, बिल्कुल ठीक है। तो v का मतलब इसमें भी एक वेवलेंथ होगा, सब बिल्कुल हो। ये अपनी स्पीड से जाएंगी, वाटर ये अपनी स्पीड से जाएगा, क्योंकि ये 3 into 10 की पावर 8 है,
ठीक है, ये आपके पास 2.25 है, अगर ग्लास हुआ तो ये 2 है, तो ये अपनी अपनी स्पीड से जाएंगे। तो जितनी स्पीड कम हो जाएगी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो सर अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, इस मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा है, इस मीडियम में भी वेवलेंथ सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं, स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। लैम्डा डैश, लैम्डा डैश मतलब कि सेकंड मीडियम की वेवलेंथ है ये, जो अलग है फर्स्ट मीडियम से। ये ज्यादा हो सकती है तो ये कम हो सकती है, ठीक है। तो इसने हमने लिया एफ लैम्डा डैश। कोई दिक्कत? एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला और बना, अगर एयर के रिस्पेक्ट में जा रहा है किसी भी मीडियम में, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ये वेवलेंथ के टर्म्स में है फॉर्मूला। किसके टर्म्स में है? वेवलेंथ के टर्म्स में। यहाँ पे वेवलेंथ कौन सा है? ये वेवलेंथ इन एयर है। लैम्डा डैश क्या है? ठीक है, वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन मीडियम। अब मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो 3-4 फॉर्मूले पढ़े आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, साइन आई अपॉन साइन आर, सी अपॉन बी। एक और आपने पढ़ा, अगर वहां पे सी की जगह दो मीडियम्स अलग अलग हो, ठीक है, तो सपोज ग्लास और वाटर ले लिया था हमने, तो ये V1 अपॉन V2 हो गया। और एक फॉर्मूला और आएगा, अगर आपके पास एयर है और मीडियम है तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। और अगर दोनों ही मीडियम अलग अलग है तो आपको कुछ नहीं करना है सर, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिख देना, इज इक्वल टू म्यू फन 2। ठीक है, ठीक। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 मतलब ये फर्स्ट, ये पहले मीडियम का वेवलेंथ है, ये दूसरे मीडियम का वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगी। सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ गिलास है और यहाँ वाटर है, तो अभी एयर का तो सीन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया? तो जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे। तो जो पहले है वो ऊपर है, जो बाद में है वो नीचे है। जो पहले है वो ऊपर है, जो बाद में है वो नीचे है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत आसान है, तो कोई बारी थोड़ी है, बहुत आसान चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार समझ में आया तो कभी नहीं भूलोगे कि सर कैसे चल रहा है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे एक साथ साथ नोट डाउन करेंगे चीजों को तो आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक, सर मैं म्यू की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एन, ठीक है, इसकी कोई यूनिट होती है क्या? ठीक है, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि एंगल अपॉन एंगल होता है तो वो खत्म हो जाएगा, रेडियन अपॉन रेडियन खत्म। तो इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नाम की चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे। सपोज एक क्वेश्चन है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कह रहा हूं मैं, सपोज वो कितना है डायमंड का, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.41। ठीक है, तो तुमसे पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड इज दिस, ठीक, व्हाट डज इट मीन, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, वो डायमंड की जगह वो ग्लास भी कह सकते हैं कि द ग्लास इज दिस, ठीक है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आपसे, प्रिज्म इज दिस। ठीक है, अब बाद में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या है, देखो क्या बताता है ये कहता है कि जो लाइट है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है ना, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई मीडियम तो होगा जिससे रे डायमंड में जा रही होगी। ठीक है, जैसे डायमंड को देखते हैं करके तो रे तो एयर से आ रही है ना, सही है। तो क्या होगा, इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स, ठीक, इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन एयर, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें रे ऑफ लाइट कम हो जाएगी, सही है। इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन एयर 2.4 टाइम्स फास्टर, तेज चलेगी एयर में लाइट। ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड तेज होगी, कितनी तेज होगी? जितना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2.41। तो लाइट ट्रेवल्स इन एयर 2.41 टाइम्स फास्टर देन
इन डायमंड, जितना डायमंड में तेज नहीं चल पाए, जितना डायमंड में तेज चलेगी ना उससे इतना उसमें तेज चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर डायमंड में वो चल रही है, मैं कह रहा हूं अगर डायमंड में फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, डायमंड में सपोज 1 सपोज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है डायमंड में, तो एयर में कितना जाएगी? एयर में जा तो एयर में कितना जाएगी सर? एयर में जाएगी 2 तो है ही है इंटू 2.41, तो एयर में जाएगी 28 इतना मीटर पर सेकंड ज्यादा जाएगी। दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, बस कुछ भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, एयर से कंपेयर करो, एयर में इतना टाइम्स फास्टर जाएगी डायमंड के। ठीक है, अगर मैं कहता ग्लास है, ग्लास का सपोज यहाँ में 3 लिख देता, तो क्या होता? लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर 3 टाइम्स, 2.41 की 3 आता, 3 टाइम्स फास्टर देन इन ग्लास। कोई दिक्कत? चलो एक और चीज आती है अब आपके पास। अच्छा, एक आप नोट है, अगर दोनों मीडियम सेम हो, ये रे आई, ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं ये भी एयर है और ये भी एयर है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। लाइव भी, अब हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पे मैं आपके कमेंट्स भी देख सकूं। ठीक है, बहुत जल्द शुरू करूंगा मैं, हर सैटरडे हर संडे को लाइव सेशन हुआ करेगा। ठीक है, तो जो आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, वो आप डायरेक्टली आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो हर संडे में आपके पास एक सेशन होगा, लाइव सेशन। ठीक है, तो ये एयर है और ये भी एयर है, तो पहला मीडियम भी एयर है और दूसरा मीडियम भी एयर है, तो सर सेम होगा दोनों को दोनों। तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। ठीक है, इसमें एक नो डिफ्लेक्शन होगा, नो डेविएशन, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा, जैसे आई थी वैसे ही जाएगी, ना अवे, ना टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, जैसे गई थी वैसे जाएगी। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो भाई ये भी कितना होगा? 30 होगा। ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है। ठीक है, तो ये केस हो जाते हैं अगर दोनों मीडियम सेम है तो। ठीक है, अच्छा, तो एक और चीज, स्पीड ऑफ लाइट दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों में सेम रहेगी। अगर ये एयर है तो इसमें भी 3 इंटू 10 की पावर 8 है और इसमें भी 3 इंटू 10 की पावर 8 है। और जब स्पीड ऑफ लाइट ही सेम नहीं, चेंज नहीं हो रही है, इसमें भी इतनी, इसमें भी इतनी, तो रिफ्रैक्शन होगा? तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात करता हूँ, एक आती है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक, तो कंडीशन फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज, नो चेंज पे ध्यान देना, नो चेंज इन डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं हो डायरेक्शन में, तो ऐसी दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहली होती है सर, मैं मार्कर जरा बदल लेता हूं, सबसे पहली कंडीशन होती है जब एंगल ऑफ आई कितना हो जाए? 0। जब एंगल ऑफ इंसिडेंसी 0 हो जाए तो उस कंडीशन में कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन कौन है आपके पास? जब सेम मीडियम हो। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन सेम मीडियम, सेम मीडियम मतलब ऊपर भी एयर, अभी बताया था, और नीचे भी एयर। ठीक है, दो कंडीशंस ऐसी हैं, आपके बुक्स में भी होंगी। ठीक है, तो जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और आपके पास क्या हो? सेम मीडियम हो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंसी 0 है तो जब यहीं से कोई लाइट नहीं आ रही है, यहां कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आपके पास कुछ रह गया है, बिल्कुल चीज रह गई है, एक इंपॉर्टेंट नोट और है। ठीक है, 3 चीजें पढ़ी हैं आपने भी, कौन कौन सी? एक तो सी था, सी की जगह वी भी ले सकते हैं। अगर एयर है तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर किसी भी मीडियम में हो सकता है। ठीक है, मीडियम मतलब कि यहाँ पे मैंने बताया था, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक, एक चीज हमने पढ़ी फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी यहाँ पे, जिसको हम न्यू से डिनोट कर रहे थे बुक में। एक और चीज थी वेवलेंथ। तो ये 3 चीजें थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से अनदर मीडियम में, तो जब भी कोई रे एक मीडियम से ट्रेवल करती है सेकंड मीडियम में, ठीक है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2,
ये आई और ये आर। तो इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज चेंज होती है और कौन सी चीज सेम रहती है, ये क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कई बार कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया है। देखो एक चीज तो देख लो, तो जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अनलेस बोथ मीडियम्स आर सेम, अगर दोनों मीडियम सेम है, और अगर नहीं है तो चेंज होगा पक्का। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहली चीज ये तो चेंज होने वाली है। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, चेंज होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी चीज, वेवलेंथ भी चेंज होगी। कैसे सर, कैसे होगी सर चेंज, या आप कैसे कह रहे हो, फॉर्मूला नहीं पढ़ा था अभी, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। जिसकी स्पीड ज्यादा, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा और जिस मीडियम में स्पीड कम, तो स्पीड कम होते ही डिस्टेंस कवर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर तो बहुत दूर तक जा सकती है, अगर 80 है तो जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। सर इसका क्या सीन है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो यही एक मीडियम है, यही एक चीज है जो सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, देखो फ्रीक्वेंसी का जो सीधा लेना है सोर्स से। सोर्स मतलब कि सर अगर मैंने यहां से एक टॉर्च मारी, ठीक है, तो टॉर्च ही यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि सोर्स है। जब तक टॉर्च एक ही टॉर्च है, जब तक एक टॉर्च चेंज नहीं होगी तब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर मैं इस टॉर्च को हटा के दूसरे ले आऊं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स। और ठीक है, और सोर्स चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद से चेंज नहीं करोगे। टॉर्च मार रहा हूँ तो टॉर्च ही मार रहा हूँ, वो एक ही टॉर्च है मेरे पास, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में निकलेगी वो दूसरे सेकंड में निकलेगी, तीसरे सेकंड में निकलेगी, वो बंद नहीं चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी दोनों चीजें चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं सर, तीन ही फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें कौन सा, नेचर। नेचर ऑफ मीडियम। अब नेचर ऑफ मीडियम से क्या समझ रहे हो सर, देखो नेचर ऑफ मीडियम से हम दो चीजें समझ रहे हैं सर, या तो वो रेयर मीडियम है या वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, बस दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, रेयर या फिर डेंसर है। और रेयर और डेंसर कैसे बच जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट देखकर। ठीक है, तो पहले फैक्टर तो ये हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा आपके पास आता है फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, सच एज टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लेना देना है सर, ये तो बहुत टेढ़ी की हो गई। कुछ नहीं करना, सिंपल समझो। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, एरो अप, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। खत्म, बस खत्म। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। और एक और चीज इसमें, एक और चीज समझ लो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, एरो अप मींस इंक्रीज, एरो डाउन मीन डिक्रीज, ये तो पता ही है। ठीक है, समझ लेना, आगे वाले टाइम में ऐसे यूज होंगे ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म्स में। ठीक, तो कैसे, देखो जितना आप किसी भी मीडियम को हीट करोगे, उसके मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे, हीट लेके वो क्या होंगे, भागना शुरू होंगे। भागना शुरू होंगे तो अपनी जगह बनाएंगे, और जब वो जगह बनाएंगे ना, तो जो मीडियम डेंसर होता है वो रेयर होने लगेगा। पार्टिकल्स अब दूर दूर होने लगे एनर्जी लेकर, एक दूसरे से टकरा वगैरह कर दूर दूर होने लगे। तो जब पार्टिकल दूर दूर होने लगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो बताता है कि मीडियम कितना डेंसर है या नहीं है। जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा, जितना ज्यादा डेंसर होगा, जितना मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स पास पास होंगे, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ध्यान रखना, जितना मीडियम रेयरर होगा, रेयरर मतलब लाइट की स्पीड तेज होगी, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो जितना स्पीड ज्यादा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उल्टा है ये। ठीक है, ठीक। थर्ड, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी
और स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज आती है कलर और वेवलेंथ। अब ये क्या फंडा है सर कलर और वेवलेंथ का? देखो कलर और वेवलेंथ का एक चीज सिंपल सा है। क्या है सर तरीका? देखो बताता हूँ। कलर की बात करें तो अगर कलर में व्हाइट लाइट में तीन सारे कलर लेता हूं विद योर, ठीक है, बात करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की। सही, तो रेड कलर देखा होगा, रेड कलर हमें दूर से चमक जाता है, दूर से ही चमक जाता है रेड कलर। तो आजकल सारी डिफेंस में हो, चाहे कार्स में हो, चाहे सिस्टम्स में हो, सब जगह रेड कलर है, रेड कलर यूज होता है। रेड कलर का यूज होने का मतलब क्या है सर? एक चीज पता चलती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है ना, ठीक है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है, और मैंने बताया था वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस। तो वेवलेंथ क्या है, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि मोर है, तभी तो दूर से चमक जाता है। लेकिन वॉयलेट कभी यूज नहीं होता, क्योंकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है ना सर, वो क्या है, लेस। ठीक है, तो जो चीज दूर तक जा रही है, चीरती हुई दूर तक जा रही है, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जो चीज चीरती हुई दूर तक जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। क्यों? अगर वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा का मतलब स्पीड ज्यादा है, और जब स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्या है, कम है। कोई प्रॉब्लम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑटोमेटिकली कम है। ऐसे ही यहाँ पे वेवलेंथ लेस है, वेवलेंथ कम है यानी कि डिस्टेंस कम है, दूर तक जा ही नहीं पा रही है, जा ही नहीं पा रही है, तो उस बेचारे की स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। और जिसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मोर, अब इंक्रीज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को एक सम अप में लिख दूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज यहां लिख देता हूं, मोर द डेंसर द मीडियम इज। ये चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर एन, दोनों से डिनोटेशन कर देते हैं, म्यू या फिर एन क्या होगा, मोर होगा। जितना मीडियम डेंसर होगा, जितना जितना रोड पे ट्रैफिक होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ऐसा समझो, जितना रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा तो स्पीड भी तेज रहेगी, आराम से गाड़ी भगा पाओगे। सही है, तो जितना तेज भगा पाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक, उतना दूर तक जा पाओगे। जितना रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगा स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो दूर तक नहीं जा पाओगे टाइम के साथ। तो इस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। जितना ज्यादा ट्रैफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जितना कम ट्रैफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम। ठीक है, एक चीज लिख देता हूँ, वेलोसिटी स्पीड बढ़ती है तो वेवलेंथ बढ़ता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। ठीक है, बस एरो अप मींस इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, खाता सिंपल सा है। ठीक है, ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट क्या है, मोर है सर, ज्यादा है, ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड से। ठीक है, और अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ वायलेट लेस होगी स्पीड ऑफ रेड से। ठीक है, ये स्पीड में है और ये है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, एरो इधर मीन्स मोर, यहां पे क्या होगा, ये लेस। कौन होगा लेस, ये लेस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जिसकी तरफ एरो का मुंह खुला है वो वाला फैक्टर बड़ा है, जिसकी तरफ एरो बंद है वो वाला फैक्टर लेस है। मैं वो यहां लिख देता हूं, ये खुला है तो इधर वाला बड़ा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है इस पे, और जो यहाँ पे बंद है वो इधर वाला क्या होगा, लेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये था आपके पास पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिनेल्स लॉ, सेकंड लॉ, और ये है पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब मुझे समझता हूँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं से कहीं तक, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। ठीक है, ठीक, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। और भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आने वाले हैं,
जहां पे मेरा सिर्फ कोर मतलब क्या है, आपको चीजें समझाना है। याद तो दुनिया कर रही है, याद तो दुनिया करवा रही है, याद नहीं करना है, ना मैंने आज तक कराया किसी को, ना करना है। चीजें समझो, पढ़ो, आगे बढ़ो, खत्म। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक, 2-3 टॉपिक होना है तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। I met, I met, triple